आइए दोस्तों, हम लोग सेल पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए अब बिल्कुल हर एक बात समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ समझना है, क्वेश्चन का टेंशन नहीं लेना, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लेना। आपके लिए इतना क्वेश्चन कलेक्शन कर दिए हैं कि सेटर सबको भी क्वेश्चन सेट करने में आसानी हो गया है, ठीक है। इसीलिए लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि जितना क्वेश्चन है उसको रट के आप पीटी निकाल सकते हैं, मेंस निकाल सकते हैं, फिजिकल निकाल सकते हैं। अच्छा, मेंस निकलेगा तब फिजिकल निकलेगा, तो इसलिए आप जिसका मेंस निकल गया एकदम पूरा जोश जुनून आया हो जाएगा में फिजिकल निकल जाए। लेकिन समझना जरूरी है, उससे मेरिट बनेगा आपका, ठीक है। तो मेरिट में कभी कभी होता है, वो लगता है कभी एक नंबर आदमी छट जाता है, एक नहीं कई आदमी छट जाता है, तो मेरिट तक दिक्कत ना हो उसके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग अभी बायोलॉजी के पहले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और साइंस में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 60% क्वेश्चन इसी नोट से रहेगा, बाकी 40% में फिजिक्स और केमिस्ट्री सिमटा हुआ है। और आपको जो नोट इसमें बायोलॉजी इसमें एनवायरमेंट चैप्टर भी काफी डिटेल में उसको भी पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर सेल पढ़ रहे थे, और देखिए कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है, चाहे पेड़ पौधे हो, जंतु, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, कोई भी सजीव कोशिका से बने होते हैं। वो कोशिका कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या होते हैं, वो सब पढ़ चुके हैं हम दोस्तों। और अब तक कोशिकाओं के बारे में हम जितना कुछ पढ़े हैं, वो एक विकसित कोशिका थी दोस्तों। वो एक कैसी कोशिका थी? विकसित कोशिका थी, डेवलप्ड सेल था। अभी तक हम जितनी बात कोशिकाओं के बारे में पढ़े हैं, वो किस प्रकार की कोशिका है? विकसित कोशिका है, डेवलप्ड कोशिका है। और विकसित कोशिका कहते हैं यूकैरियोटिक। क्या कहते हैं दोस्तों? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल क्या है? डेवलप्ड सेल है, यानी कि एक सेल में जो कुछ होनी चाहिए ना, वो सब कुछ है, तो वो क्या है? यूकैरियोटिक। लेकिन ये जो विशाल पृथ्वी है, और इस पे जो इतने प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो क्या लगता है सबका विकास एकाएक हो गया है? आज जो हम पृथ्वी पर जीव जंतु की विभिन्न जातियों, पेड़ पौधों की विभिन्न जातियों को जो देख रहे हैं, क्या वे सारे एक ही साथ विकसित हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी का विकास हुआ और ऊपर से सब गिर गया कि चलो अब रहेंगे पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर जो विकास हुआ, एक एक करके विकास हुआ है, एक एक करके। पहले कम विकसित जीव इस पृथ्वी पर विकास किए, फिर उसी से उससे ज्यादा विकसित जीव विकास किया। उदाहरण के लिए इस पृथ्वी पर पहले बंदर आए, लाखों करोड़ों वर्ष रहे बंदर, और फिर बंदर से किसकी उत्पत्ति हुई? मानव की उत्पत्ति। ये प्रूव हो चुका है डार्विन के नियमों से। अर्थात पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे को आज हम देख रहे हैं, उसका विकास अचानक नहीं हुआ है, उसका विकास क्रमिक रूप से हुआ है, अर्थात एक के बाद एक हुआ है। तो कोई तो होगा जो पहली बार विकास किया होगा इस पृथ्वी पर, होगा कि नहीं होगा? और दोस्तों, जो सजीव पहली बार इस पृथ्वी पर विकास किए थे, यानी जिस सजीव की उत्पत्ति सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर हुई थी, उनके कोशिकाएं उतने डेवलप्ड नहीं थे जितना हम अभी पढ़ चुके हैं कोशिकाओं के बारे में। अर्थात जो जीव सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर विकसित हुए, उनके कोशिकाएं बहुत कम विकसित थी दोस्तों। क्या थी? बहुत कम विकसित थी, बहुत कम विकसित थी। और वही बहुत कम विकसित कोशिका को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? और यह कोशिका उन जीवों में थी जो सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर उत्पन्न। और सर्वप्रथम कौन उत्पन्न हुआ इस पृथ्वी पर? तो पहला नाम आता किसका दोस्तों? वायरस का आता। लेकिन वायरस कोशिकाओं का नहीं बना हुआ। किसका बना हुआ है? तो वायरस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन वायरस कोशिका का बना हुआ नहीं है। पहला सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर इस पृथ्वी पर कोई था, तो दोस्तों वो कौन था? बैक्टीरिया था, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। ये पहला सेलुलर ऑर्गेनिज्म था पृथ्वी पर का। पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई, तो पहले एक कोश के जीव उत्पन्न हुए। और कौन से कोश के जीव उत्पन्न हुए? प्रोकैरियोटिक। और इनके कोशिकाएं बहुत कम डेवलप्ड था, बहुत कम डेवलप्ड था। और ऐसे ही बहुत कम डेवलप कोशिका को क्या कहते हैं? फिर प्रोकैरियोटिक जीव वाले लाखों करोड़ों वर्ष तक रहे, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही परिवर्तन होकर के क्या बना? यूकैरियोटिक। ठीक उसी तरह जिस तरह बंदर से मानव बना, ठीक उसी तरह प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक। तो कोशिकाओं को विकास के आधार पर, किसके आधार पर? दो भागों में बांटते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत ही कम विकसित कोशिका है, और ये कोशिका उन जीवों में पाए जाते हैं जो सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, यानी किसमें पाए जाते हैं? बाकी जो जितने जंतु पेड़ पौधे हम देखते हैं, वे सभी विकसित कोशिकाओं के बने हुए हैं, अर्थात किन कोशिका से? यूकैरियोटिक कोशिका से बने हैं। तो प्रोकैरियोटिक बहुत कम विकसित कोशिका है, जबकि यूकैरियोटिक पूरी तरह से विकसित कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत ही कम जीवों में, खासकर किसमें? बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। उसके बाद ब्लू ग्रीन अलगी, नीलहरी शैवाल का नाम सुने होंगे, उसमें पाए जाते हैं। या आपको बता दें, किंगडम में सजीवों को कई जगत में बांटा गया है, उसमें एक मोनरा जगत आता है, केवल उसी में ही कैसा कोशिका? यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत कम जीवों में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से केवल किसमें? जितने भी जंतु और पेड़ पौधे हैं, सब में कौन कोशिका? तो हमको लगता है प्रो और यूकैरियोटिक में कोई दिक्कत नहीं रह गया होगा। कोई दिक्कत है? कम विकसित कोशिका ही क्या है? प्रोकैरियोटिक। पूरी तरह से विकसित कोशिका कौन है? यूकैरियोटिक। ठीक है, कम विकसित कोशिका प्रोकैरियोटिक, पूरी तरह से विकसित कोशिका यूकैरियोटिक। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये तो मुख्य अंतर हम आपको बता दिए। इसके अलावा और भी कई अंतर है दोस्तों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। और कौन कौन अंतर है देखिए, नोट में पढ़िए, तो क्या उस अंतर को आप समझ रहे हैं? पढ़िए उसको, अब पढ़ के देखिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। बात जी
उचित नहीं। बहुत तो लगता समझिए कि आए हुए हैं क्या, चारों तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब समझे हुए हैं। चलिए तो उसको पढ़ते रहना है, समझते रहना है, और हमको नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगा। मेन अंतर यही है दोस्तों, बाकी सब अंतर है। जैसे प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा आंसर। और एक बात की, प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते। सवाल है कि वास्तविक केंद्रक किसे कहेंगे? केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़े थे ना, न्यूक्लियस के चारों ओर डबल लेयर मेम्ब्रेन था। किन था? जब न्यूक्लियस हम पढ़े थे तो ये पढ़े थे कि सेल की जो न्यूक्लियस होते हैं दोस्तों, उसके ऊपर कितना लेयर मेम्ब्रेन? डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। उसके अंदर क्या होता है? डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। और डबल लेयर मेम्ब्रेन में जगह जगह क्या बने होते हैं? छिद्र बने होते हैं। जगह जगह क्या बने होते हैं? छिद्र बने होते हैं। और इसके भीतर क्रोमेटिन नेटवर्क रहता है। इसके भीतर क्या रहता है दोस्तों? क्रोमेटिन नेटवर्क रहता है। इसके बीच छोटा छोटा और गोलाकार रचना रहता है, जिसको हम केंद्रिका कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो वास्तविक केंद्रक का मतलब हुआ कि जो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ हो। ऐसे न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हो, वह वास्तविक केंद्रक कहलाता है। और अगर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है तो वास्तविक केंद्रक नहीं कहलाता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को देखें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस के भीतर जो भी मटेरियल है सारा कुछ पाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर झिल्ली ना होने के कारण न्यूक्लियस के भीतर का मटेरियल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर बिखरे पड़े रहते। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अंदर वाला मटेरियल तो सारा कुछ है, अर्थात क्रोमेटिन नेटवर्क है प्रोकैरियोटिक में, बिल्कुल है। गुणसूत्र है प्रोकैरियोटिक में, बिल्कुल है। लेकिन केंद्रक का समान किसी झिल्ली से ना घिरा होने के कारण हम ये कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। वास्तविक केंद्रक वो है, ठीक है, रियल न्यूक्लियस वो है जिसके चारों तरफ एक लेयर नहीं, डबल लेयर क्या हो? झिल्ली हो। कितना लेयर दोस्तों? डबल लेयर झिल्ली हो। वास्तविक केंद्रक का अभाव किस कोशिका में होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है। और ध्यान दीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही बैक्टीरिया बने हुए हैं, इसीलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका की जितनी भी विशेषताएं हैं वह विशेषताएं बैक्टीरिया में भी पाया जाएगा। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक होते हैं? नहीं होते हैं। तो जीवाणु में वास्तविक केंद्रक होगा? नहीं होगा, क्योंकि जीवाणु भी किस कोशिका से निर्मित है? प्रोकैरियोटिक से। तो प्रोकैरियोटिक में भी वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं और जीवाणु में भी वास्तविक केंद्रक नहीं होते। प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटा होता है, यूकैरियोटिक बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक के भीतर राइबोसोम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में राइबोसोम के साथ साथ सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम कोशिका अंगक के अलावे इस प्रोकैरियोटिक में कोई भी कोशिका अंगक नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्गी बॉडी नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीधा बोल दीजिए, राइबोसोम को छोड़कर कुछ भी नहीं है। यूकैरियोटिक में सब कुछ है, यूकैरियोटिक में सब कुछ है, यूकैरियोटिक में। क्लियर हो गया? समझ गए बातों को? इसमें केवल एक गुणसूत्र होता है, इसमें हमेशा एक से अधिक गुणसूत्र होता है। मानव में देख लीजिए 23 जोड़ा गुणसूत्र है, 23 जोड़ा यानी 46। इसमें कोई जोड़ा पूरा नहीं, केवल एक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र होता है, बिल्कुल होता है। कितना होता है? मात्र एक होता है। और यूकैरियोटिक का गुणसूत्र जोड़ा में होता है और कई जोड़ा होता है, ठीक है। एक पौधा है ओपियोब्लोसम, उसमें तो 630 जोड़ा गुणसूत्र होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक गुणसूत्र होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में हमेशा एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? वास्तविक केंद्रक से युक्त कोशिका ही यूकैरियोटिक है और वास्तविक केंद्रक जिसमें नहीं है वही प्रोकैरियोटिक है। एक बार फिर से नजर दौड़ा लीजिए यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पर। चलिए दोस्तों, अब इस पे आइए। प्लांट सेल और सजीवों को हम दो मुख्य भागों में बांटते हैं, पौधे और जंतु। पौधे और जंतु दोनों में ही आप जान चुके हैं किस प्रकार का कोशिका है? यूकैरियोटिक, यानी दोनों ही विकसित कोशिका से बने हुए, प्लांट सेल भी और एनिमल सेल भी। तो पौधों और जंतु दोनों के कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका ही है, और लगभग दोनों की कोशिकाएं एक समान ही होते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है किनके कोशिकाओं में? प्लांट और एनिमल। बात को समझ चुके हैं कि इस पृथ्वी पर जो सजीव है ना दोस्तों, उनको हम दो मुख्य भागों में बांटते थे, पेड़ पौधे और जीव जंतु। और पेड़ पौधे और जीव जंतु की जब कोशिकाओं को हम देखते हैं तो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका है। और जब दोनों की कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं तो इन कोशिकाओं में तो ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं होगा। तो पौधे और जंतु दोनों के कोशिकाएं लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं, उसमें कोई विशेष अंतर, बस कुछ कोशिकीय संरचना को लेकर अंतर है। और जो कुछ थोड़ा बहुत अंतर है उसी को हमें समझना है कि आखिर प्लांट और एनिमल सेल में क्या अंतर है। लेकिन एक बात जान लीजिए, अंतर बहुत कम है, क्योंकि दोनों का कोशिका क्या है? इसीलिए अंतर बहुत कम है। जो भी अंतर है वो कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले कोशिकीय संरचना को है। और हमको लगता है क्या अंतर है, हम पढ़ चुके हैं, शुरू से ही पढ़े। जैसे जब हम सेल वॉल के बारे में पढ़े थे तो पढ़े थे प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता, एक अंतर हो गया। अब सेल वॉल अगर प्लांट में है, एनिमल में नहीं है, तो निश्चित ही प्लांट का सेल बड़ा हो जाएगा, एनिमल का प्लांट से थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो पौधों की कोशिका बड़े होते
हैं और जंतु की कोशिकाएं छोटे होते हैं। पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। उसके बाद हम प्लास्टिड के बारे में पढ़े थे। प्लास्टिड केवल किसमें है? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में। उसके बाद हम सेंट्रोसोम के बारे में पढ़े थे। सेंट्रोसोम केवल किसमें है? प्लांट में नहीं है। उसके बाद हम वैक्यूल के बारे में पढ़े थे कि वैक्यूल प्लांट में ही होते हैं मुख्य रूप से, जंतु में या तो छोटे होते हैं अथवा जो सेल वॉल है, प्लास्टिड है, वैक्यूल्स है, सेंट्रोसोम है, इसको लेकर मुख्य रूप से अंतर है किनकी कोशिका में? प्लांट की कोशिका में। अब ग्रोथ भी दोनों का अलग अलग होता है। प्लांट का जो ग्रोथ होता है कोशिकाओं के आकार बढ़ने से होता है। प्लांट में कोशिका विभाजन होकर नए नए कोशिका बनते जाते हैं और वो दूसरे कोशिका में जुट जाते हैं और कोशिकाओं का आकार क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। तो पौधों में जो ग्रोथ होता है वो कोशिकाओं के आकार के बढ़ने से होता है, ठीक है, कोशिकाओं के। जबकि एनिमल में जो ग्रोथ होता है वो कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से होता है, ठीक है। एनिमल का ग्रोथ संख्या बढ़ने से और प्लांट का ग्रोथ आकार बढ़ने से, कोशिकाओं के आकार बढ़ने से होता है। एनिमल का ग्रोथ जो है कोशिकाओं के संख्या बढ़ने से होता है, कोशिकाओं के संख्या। तो प्लांट और एनिमल सेल के कोशिकाओं में कोई विशेष अंतर नहीं है क्योंकि दोनों ही यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए हैं। फिर भी कुछ संरचनाओं को लेकर अंतर है और जो कुछ संरचनाओं को लेकर अंतर है वो हम पढ़ ही चुके हैं। फिर भी आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा आपको। दरोगा बनिएगा सब हाइट नपवा लिए है ना, जरूरी है। नहीं तो जानते एक आदमी लास्ट में पीटी निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, एक दिन आया मिलने के लिए, कहा कि हाइट 10 पूरा है सर। वो भी आया कि समस्या है, क्या करें हम, हाइट कैसे बढ़ेगा। क्या हुआ? क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर हम करेंगे, क्वेश्चन लेकर आएंगे। अभी आप प्लांट एनिमल सेल में अंतर पढ़िए, एक क्वेश्चन को हम क्लास में लेकर आएंगे। क्वेश्चन बन रहा है ना, जो कुछ नहीं बनेगा तो हम लास्ट में क्वेश्चन लेकर आएंगे और क्लियर करेंगे के क्वेश्चन को, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल सेल में कोई अंतर नहीं ना, थोड़ा बहुत अंतर है वो समझ चुके हैं ना। बहुत ज्यादा अंतर, बहुत ज्यादा अंतर क्यों नहीं आप समझे? किसके कारण? यूकेरियोटिक कारण। क्लियर हो गया? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका के बीच क्या डिफरेंस है, प्लांट और एनिमल सेल के बीच क्या डिफरेंस है, ये आप देखते रहिएगा। कुछ डिफरेंस है और डिफरेंस को आप समझ ही चुके हैं, एक दो बार देखते रहिएगा, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। अब हम दोस्तों आते हैं नए टॉपिक पर, और नया टॉपिक है विसरण और परासरण, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। विसरण और परासरण, यह समझना है क्या है विसरण, क्या है परासरण। एक बात समझ लीजिए कि विसरण और परासरण परिवहन के माध्यम है। क्या है? जिनमें परिवहन तो होता है लेकिन बिना ऊर्जा खर्च किए। विसरण और परासरण को समझना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और ये विसरण और परासरण क्या है? विसरण और परासरण वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें बिना ऊर्जा खर्च किए क्या हो जाता है? परिवहन, ट्रांसपोर्टिंग हो जाता है। दोस्तों शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं ना, उन कोशिकाओं को लगातार पोषण प्राप्त होते रहना जरूरी है। और कोशिका के अंदर कई सारे हानिकारक पदार्थ बनते रहते हैं, उसका बाहर निकलना भी क्या है? जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि एक जीवित शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं को लगातार पोषक तत्व पहुंचते रहना चाहिए और कोशिकाओं के अंदर बने हानिकारक पदार्थों का लगातार निकलते रहना चाहिए। हम जो भोजन करते हैं इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य होता है कि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उसको पोषण की प्राप्ति हो। हम भोजन करते हैं, भोजन पचता है, पचा हुआ भोजन ब्लड में मिल जाता है और ब्लड उसे पूरे शरीर के कोशिकाओं में वितरित कर देता है। फिर कोशिकाओं के अंदर श्वसन होता है, जैसे श्वसन होगा तो कोशिका के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका का कोई कम लायक चीज नहीं है, वो हानिकारक चीज है, उसका कोशिका से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो कोशिका जो पोषक पदार्थ को ग्रहण करेगा, कोशिका जो अंदर में बने हानिकारक पदार्थों को छोड़ेगा, तो इसके लिए काम कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। आपको हम शुरुआत में ही बताए थे कि अंदर कौन जाएगा, बाहर कौन निकलेगा, ये काम तय करेगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो अंदर लाता है और सेल मेम्ब्रेन जो बाहर निकालता है, उसके लिए दो प्रोसेस होते हैं, उसी का नाम क्या है? विसरण और परासरण परिवहन की वह विधि है जिसमें बिना ऊर्जा खर्च किए, वो ऊर्जा खर्च किए पदार्थ कोशिकाओं के भीतर चले जाते हैं और पदार्थ कोशिकाओं के बाहर आ जाता है। गजब का सिस्टम, बिना ऊर्जा खर्च किए अंदर चला जाना, अंदर से बाहर निकल जाना। तो अब किसको समझना है? विसरण और ऑस्मोसिस। लेकिन है क्या यह प्रोसेस? इसको समझे कि ना, यह प्रोसेस किसका है? लेकिन इसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती। तो आइए समझते हैं, और पहले समझते हैं किसको? विसरण को। विसरण यानी कि डिफ्यूजन को समझ लेते हैं दोस्तों। पहले विसरण को, विसरण वह प्रक्रिया है जिसके जरिए ठोस, द्रव, गैस तीनों ही पदार्थ, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था वाले पदार्थ उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से, ठीक है, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से किधर की ओर गमन कर देते हैं?
निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। ठीक है, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस या द्रव या गैस की कोई भी अवस्था वाले पदार्थ है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। अब यहाँ पे उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता का मतलब क्या हुआ? हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया। सांद्रता का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? सांद्रता का मतलब गाढ़ापन से है। क्या है? जो जितना गाढ़ा है समझिए वो उतना ही ज्यादा क्या है? सांद्र है। जो जितना गाढ़ा है वो उतना ही ज्यादा सांद्र। तो सांद्रता का मतलब किसे है? गाढ़ापन से। उदाहरण के लिए आप साथ देखे हैं, साथ देखे हैं, पानी देखे, पानी साथ भी देखे, पानी भी देखे, दोनों क्या है? दोनों क्या है? साथ भी द्रव है, पानी भी द्रव है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा बताइए साध ज्यादा सांद्र है या पानी? साध क्या है? ज्यादा सांद्र है। तो सांद्रता का मतलब आप समझ रहे हैं ना? सांद्रता कोई मतलब नहीं ना। उच्च सांद्रता का मतलब अधिक गाढ़ा। ठीक है, और निम्न सांद्रता का मतलब निम्न गाढ़ा। सांद्रता का सीधा अर्थ गाढ़ापन से, गाढ़ापन से है। तो विसरण वह प्रक्रिया है, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ या गैसीय पदार्थ उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले की ओर गमन करते रहते हैं और तब तक गमन करते रहते हैं, तब तक गमन करते रहते हैं जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर ना हो जाए। ये विसरण की क्रिया शुरू हो गई और तब तक शुरू रहेगी जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर ना हो जाए। ये क्या हो रहा है? एक मिनट, लाइन लगता है कट रहा आ रहा होगा। क्लियर? इतना दिमाग होना चाहिए। लाइन बार बार कट रहा है तो जनरेटर चलने दे, क्या बताएं। ठीक है, कोई है वहां पे? ये पे कौन है? यार चलिए दोस्तों, वहां पे टुनटुना है? अरे जाके बोलो कि जनरेटर लगातार चलते रहने देना है। ठीक है, जब बोला कहिए एक भी लाइट कटअप सीधे यहाँ से गोली मार देंगे सबको। आइए, लाइन में बड़ी दिखा कट रहा आ रहा है तो फिर क्या हो? अब आया 2-3 बार हो गया, समझिए ऐसे होगा फिर। आइए, तो विसरण समझ गए ना? एक बार फिर समझिए। विसरण हुआ प्रक्रिया जिसमें कैसे पदार्थ जाएंगे? ठोस पदार्थ भी, द्रव पदार्थ भी और गैसीय पदार्थ, यानी सभी पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। विसरण के द्वारा पदार्थ किधर से किधर गमन करेंगे? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तक। विसरण जो है दोस्तों, विसरण छोटे छोटे कणों का तेजी से होता है, अब बड़े कणों का बहुत धीमे धीमे। यानी विसरण कब तक होगा? तो जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर ना हो जाए। विसरण कब तक हो जाएगा? तो जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर ना हो जाए। उसके बाद विसरण जो है छोटे छोटे कणों का तेजी से बड़े कणों का, जैसे एक कण का आकार 10 के पावर 9 मीटर है, एक कण का आकार 10 के पावर माइनस, तो ये छोटा है और ये क्या है? तो इस आकार के कण का विसरण तेजी से होगा और इसका क्या होगा? तो विसरण कितनी तेज गति से होगा यह पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करता है। पदार्थ का कण, कण का मतलब अणु और परमाणु से है। अणु और परमाणु जितने बड़े होंगे उसका विसरण उतना धीमा होगा और जितना छोटा होगा उसका विसरण उतना तेजी से होगा। क्लियर हो गया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। विसरण के द्वारा किस प्रकार के पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे? ठोस भी जा सकते हैं, गैस भी जा सकते हैं और द्रव भी जा सकते हैं। ठोस भी जा सकते हैं, गैस भी जा सकते हैं और द्रव भी जा सकते हैं। विसरण जो है ऐसी प्रक्रिया है, विसरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ किधर से किधर जाएंगे? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे। विसरण कब तक संपन्न होते रहेगा? तो जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर ना हो जाए। विसरण छोटे छोटे कणों का तेजी से बड़े कणों का, छोटे छोटे कणों का तेजी से बड़े कणों का। क्लियर हो गया? अब विसरण के द्वारा, ठीक है, अब विसरण के द्वारा जो है कई प्रकार के पोषक पदार्थ अंदर जाते हैं कोशिका के, अब कोशिका के बाहर निकलते हैं। ठीक है, अंदर जाते हैं कोशिका के बाहर निकलते हैं। क्लियर बात है? समझ गए? अब विसरण के कुछ एग्जांपल आपके नोट में दिए हुए हैं, पढ़िए, देखिए विसरण के माध्यम से क्या क्या संपन्न हो रहे हैं। समझ रहे हैं ना? उसको याद कर लेना है क्या हो रहा है। अब देखिए, कोशिका के भीतर कोई भी गैस जाएगा, जब कोई भी गैस कोशिका के बाहर निकलेगा वो किस विधि से? विसरण विधि से। जैसे उदाहरण के लिए कोशिका लिया, ठीक है, और कोशिका के भीतर अगर श्वसन संपन्न होगा, कोशिका के भीतर मान लीजिए कोशिका या अमीबा है मान लीजिए, तो कोशिका के बाहर अंदर बाहर जो गैसीय आदान प्रदान होता है वो विसरण के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए कोशिका है और इसमें श्वसन लगातार होगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और श्वसन लगातार होने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि श्वसन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का निकास होता है। और आप जानते हैं कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन संपन्न होता है। तो ये कोशिका है, इसमें श्वसन हुआ, ऑक्सीजन जो है दोस्तों कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कोशिका के बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है या क्या बना हुआ है दोस्तों? कांस्टेंट बना हुआ है। क्या बना हुआ है?
मान लीजिए कोशिका के बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है, जबकि भीतर कोशिकाओं का श्वसन लगातार होने के कारण ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा। अब जब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो गया तो कोशिका के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हुआ तो इसका मतलब इसके अणुओं की संख्या अधिक हो गई, अर्थात कोशिका के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या हो गई, जबकि कोशिका के बाहरी भाग में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और भीतर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा। अब शुरू होगा किया विसरण में उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता किधर है, कोशिका के भीतर है, उच्च सांद्रता किधर है, कोशिका के, कम सांद्रता किधर है, कोशिका के। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा किस विधि से, क्योंकि अधिक सांद्रता, कम सांद्रता और गैस या कोई भी पदार्थ विसरण के द्वारा उच्च यानी अधिक सांद्रता से निम्न यानी कम सांद्रता की हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया कि नहीं निकल गया है? ये था कौन विधि। अब फिर ऑक्सीजन प्रवेश करेगा, वो भी विसरण विधि से। ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो गई है, अब बाहर में ऑक्सीजन क्या है, तो बाहर में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अधिक, अधिक से कम होने लगेगा, अर्थात क्या होने लगेगा, विसरण विधि से। देख लिया ना विसरण विधि कैसे कुछ क्या क्या हुआ, समझ गए ना। तो विसरण एक ऐसी विधि है जिसमें पदार्थ, कोई भी पदार्थ ठोस द्रव गैस बिना ऊर्जा खर्च किए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। विसरण की प्रक्रिया में कोई भी पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। विसरण की प्रक्रिया में पदार्थ तब तक गमन करते रहते हैं जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर। विसरण जीवित कोशिकाओं में ही संभव है, मृत कोशिकाओं में संभव है। विसरण की प्रक्रिया छोटे छोटे कणों का तेजी से, बड़े कणों का धीमी गति। क्लियर हो गया, विसरण समझ गए, एग्जाम्पल में जो दिया उसको क्लियर हो गया ना। आइए दोस्तों समझते हैं दूसरा प्रोसेस। कहिए दोस्तों विसरण में कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या समझना है, परासरण समझना है। परासरण इसको थोड़ा समझिए क्योंकि विसरण से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्या परासरण, ठीक है। ऑस्मोसिस, अब विसरण के द्वारा देखिए कि विसरण के द्वारा ठोस द्रव गैस जो है वो तीनों पदार्थ गमन कर रहे थे। विसरण के द्वारा ठोस द्रव गैस तीनों गमन कर रहे थे कि ना। लेकिन परासरण के द्वारा केवल कौन परिवहन करेंगे, जल। कौन, जल। विसरण ठोस पदार्थ कभी, द्रव पदार्थ कभी, गैस पदार्थ कभी, किसी भी पदार्थ का विसरण होगा। लेकिन परासरण ऐसी प्रक्रिया केवल जल के अणु ही एक जगह से, यानी परासरण में गमन करेंगे केवल कौन, जबकि विसरण में करा था सब कुछ, लेकिन इसके द्वारा केवल कौन। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल निम्न सांद्रता से किधर जाता है, उच्च सांद्रता की ओर। ठीक है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल के अणु ही केवल एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। केवल और केवल किसके अणु, जल के अणु किधर से किधर जाते हैं, निम्न सांद्रता से। अब थोड़ा नोट में कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ तो इसको आप समझिए। निम्न सांद्रता का क्या मतलब हुआ बता सकते हैं, क्या हुआ, कम गाढ़ा। निम्न सांद्रता का मतलब कम गाढ़ा, कम गाढ़ा का मतलब पानी अधिक। कोई चीज गाढ़ा कम है तो इसका मतलब है कि पानी क्या है, अधिक है, इसीलिए कम गाढ़ा है। कोई चीज अधिक गाढ़ा है तो इसका मतलब उसमें पानी क्या है, तो इसका मतलब जिधर निम्न सांद्रता रहता है उधर पानी क्या रहता है, जिधर उच्च सांद्रता रहता है पानी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम परासरण को दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक की परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं, अर्थात कम गाढ़ा वाले क्षेत्र से अधिक गाढ़ापन वाले क्षेत्र में जाते हैं। या इसको आप इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल के अणु अपने अधिक वाले क्षेत्र से अपने कम वाले क्षेत्र में जाते हैं, अपने अधिक वाले क्षेत्र से अपने कम वाले क्षेत्र में जाते हैं, और तब तक जाते रहते हैं जब तक दोनों तरफ जल की मात्रा बराबर। लेकिन दोस्तों परासरण की प्रक्रिया के लिए एक और चीज जरूरी है। परासरण की प्रक्रिया के लिए जरूरी है कि इस बीच में एक झिल्ली लगी होनी चाहिए। कौन झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली लगी होनी चाहिए। क्या लगी होनी चाहिए, अर्धपारगम झिल्ली के बिना परासरण संभव। अर्धपारगम झिल्ली जब तक रहेगा नहीं तब तक परासरण होगा ही नहीं, तब तक विसरण होते रहेगा। ठीक है, परासरण नहीं होगा, क्या होगा, विसरण होगा। तो परासरण वह प्रक्रिया है जिसके जरिए केवल और केवल कौन गमन करते हैं, परासरण वह प्रक्रिया जिसमें जल के अणु किधर से किधर गमन करते हैं। परासरण वह प्रक्रिया जिसमें जल के अणु अपने अधिक क्षेत्र से अपने कम क्षेत्र की ओर जाते हैं। परासरण अर्धपारगम के झिल्ली के बिना संभव। लेकिन विसरण की प्रक्रिया में कोई अर्धपारगम झिल्ली की जरूरत, कोई अर्धपारगम झिल्ली की जरूरत। क्लियर हो गया, समझ गए। एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरणी दाब। जब परासरण होते रहता है तो अंत में एक प्रेशर उत्पन्न होता है विलयन में। अब वो प्रेशर को परासरणी दाब कहते हैं। जैसे ही परासरणी दाब उत्पन्न होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर उत्पन्न होता है, तो ये जो परासरण हो रहा है, यह प्रक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्लियर है, इसका ध्यान किधर है, किधर है ध्यान जी। एक जानता है अजीब सी बात हो गई है कि सबको लग रहा है दरोगा बैच में एडमिशन करवाए हैं, दरोगा बन गए। ठीक है, जब से ये बैच आया और सब बैच में जो है ना भागदड़ मच गया है। ठीक है, दूसरे बैच में तुम क्या कर रहा, फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, क्या करेगा, एसएससी की तैयारी करेगी, तुमको दरोगा नहीं बनना है। किधर दरोगा बनना है, 3 से 5 में दरोगा बनना है। अच्छा चलो 3 से 5 मारते हैं। ठीक है, ऐसा एक बार कल लड़का, सर हम जो है ना पहले जीडी का तैयारी करते हैं, सोच रहे जीडी का छोड़ दे, दरोगे का करें। चलिए करिए ना, क्या दिक्कत है, तो बैच में जाएंगे तो नहीं करेंगे। सिलेबस सबका सेम है दोस्तों। ठीक है, अब मान लीजिए कोई और बैच है तो वहां पर जाकर परासरण क्या हो जाएगा, इधर सीधर होने लगेगा, वहां पर यही रहेगा। मेन जो प्रॉब्लम है घर पर पढ़ने का। ठीक है, क्लास कौन करते से कोई फर्क नहीं पड़ता, घर पर क्या क्या करते से पूरा फर्क पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बैच कोई भी करिए, घर पर पढ़िए।
लगता है विसरण परासरण समझ गए यहाँ, क्या कोई दिक्कत नहीं है? विसरण में ठोस द्रव गैस सभी पदार्थ इधर से उधर जा रहे थे, लेकिन परासरण में केवल जल जा रहे थे। विसरण में उच्च सांद्रता से, परासरण में निम्न सांद्रता से। विसरण में अर्धपारगम झिल्ली कोई जरूरी, जबकि परासरण अर्धपारगम झिल्ली के बिना होगा। क्लियर हो गया? अब परासरण के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं और उसको देख लीजिए। परासरण का, विसरण का महत्व जंतुओं के लिए है, परासरण का महत्व पौधों के लिए है। पौधा भी एक जीवित सजीव है, उनमें अधिकांश कोशिका के अंदर बाहर कुछ जो होता है वो परासरण के द्वारा होता है, जबकि जंतु में विसरण के द्वारा। दोनों में, पौधों में भी विसरण होता है, जंतुओं में भी परासरण होता है। ये नहीं कह रहे हैं कि केवल पौधे जंतु में एक एक विधि होता है, लेकिन विसरण द्वारा अधिकांश परिवहन जंतुओं के शरीर के कोशिकाओं के द्वारा होता है और परासरण के द्वारा लगभग, परासरण के द्वारा विभिन्न पदार्थों का गमन मुख्यतः पौधों में होता है। किसमें होता है? परासरण का महत्व पौधों के लिए बहुत ज्यादा है और विसरण का महत्व जंतुओं के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन दोनों ही प्रक्रिया पौधे और जंतु में पाई जाती है। अर्थात जंतु में विसरण द्वारा परिवहन बहुत ज्यादा, परासरण द्वारा बहुत कम। पौधों में परासरण द्वारा परिवहन बहुत ज्यादा और विसरण द्वारा बहुत कम। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? सांद्रता समझे, गाढ़ापन, सांद्रता समझे, गाढ़ापन, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब हम 3 प्रकार के विलयन के बारे में पढ़ेंगे और उस विलयन में कोशिका को डालकर देखेंगे उसके साथ क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले परासरण को समझ गए हैं कि नहीं? परासरण में जल अपने अधिक वाले क्षेत्र से अपने कम वाले क्षेत्र में जाएगा, अर्थात निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगा। क्लियर हो गया? अब हम 3 प्रकार के विलयन को पढ़ेंगे और उस विलयन में किसको डालेंगे? कोशिका को डालेंगे और देखेंगे कि उस विलयन में कोशिका को डालने से क्या होगा। उस विलयन में कोशिका को डालने से, आइए दोस्तों डाल देते हैं कोशिका को। कहां पर? विलयन में। पहला विलयन आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, इसको हिंदी में कहते हैं समपरासरी विलयन। क्या कहते हैं दोस्तों? समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन। अब पहले तो यही समझना पड़ेगा ये समपरासरी विलयन आइसोटोनिक है क्या? ऐसी विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव की, ठीक है, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव की सांद्रता की क्या हो? बराबर हो, तो उस विलयन को क्या कहेंगे? हाँ, समपरासरी। देखिए कोशिका के अंदर कोशिका द्रव रहता है कि नहीं? अब कोशिका द्रव भी तरल पदार्थ है तो उसकी अपनी कुछ सांद्रता होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? तो जब हम एक ऐसा विलयन लिए जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव के क्या हो, तो उस विलयन को क्या कहते हैं? यानी समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन वो विलयन है जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव के बराबर होता है। समपरासरी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसका सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव से सेल के साइटोप्लाज्म के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। अब हम ले लिए हैं बर्तन, बर्तन लेंगे अलग कलर का, ठीक है, ये है दोस्तों बर्तन, और इस बर्तन में भरा हुआ है क्या? कौन सॉल्यूशन? क्लियर है? अब इसमें हम डाल दिए किसको? कोशिका को। तो एक समपरासरी विलयन में डालने पर कोशिका को क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, भीतर भी सांद्रता और बाहर भी सांद्रता क्या है? कोशिका द्रव की सांद्रता, विलयन की सांद्रता क्या है? और जब दोनों तरफ यानी भीतर और बाहर सांद्रता क्या है, तो सांद्रता बराबर होने पर ना तो विसरण हो सकता है, न ही कुछ भी होगा। परासरण भी तब होगा जब सांद्रताओं का अंतर हो, अब विसरण भी तब होगा जब सांद्रताओं का, अब बढ़ चुके हैं विसरण में भी पदार्थ उच्च सांद्रता से और परासरण में निम्न से उच्च जाता है। तो यानी कि चाहे आप विसरण को देख लीजिए चाहे आप परासरण को देख लीजिए, ये दोनों तब होते हैं जब सांद्रताओं के बीच क्या होता है? अंतर होता है। लेकिन यह अंतर है तो सेल का कुछ बिगड़ने वाला, सेल को डालेंगे जस का तस बना रहेगा, जस का तस बना रहेगा। अर्थात आपसे पूछेगा 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा कि एक कोशिका को समपरासरी विलयन में डालने पर क्या होगा? कोशिका के आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या आपसे दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका को एक ऐसे विलयन में डाला गया जिससे कोशिका के आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उस विलयन की प्रकृति कैसी है? उस विलयन की प्रकृति कैसी है? कोई दिक्कत? समपरासरी क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? समपरासरी विलयन में डालने पर कोशिका के आकार और आकृति में कोई परिवर्तन, या ऐसे विलयन जिसमें कोशिका को डालने पर उसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो मतलब वो कौन विलयन है? वो कौन विलयन है? समपरासरी। दूसरा टाइप आए आ जाते हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, इसको क्या कहते हैं? अल्प परासरी विलयन, ऐसा विलयन जिसमें कोशिका द्रव की सांद्रता क्या हो? ज्यादा हो और विलयन की सांद्रता क्या हो? कम हो। ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव के सांद्रता के बराबर हो, तो समपरासरी विलयन। और ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव से कम हो, अर्थात कोशिका द्रव की सांद्रता अधिक और विलयन की सांद्रता, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो अल्प परासरी विलयन वो है जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव से कम हो। क्लियर हो गया? अल्प परासरी विलयन किसको कहेंगे? क्लियर? किसको कहेंगे? बोल दीजिए फिर से। कोई दिक्कत नहीं? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव से क्या है? कम है, वो क्या है? अल्प परासरी विलयन है। डाल देते हैं इसमें, अब डाल देते हैं दोस्तों, यह है बर्तन और इसमें अब जाएगा कौन विलयन? बताइए। अल्प परासरी। डाल दीजिए। बाहर सांद्रता क्या है? अधिक है। अब बाहर क्या है? कम है। अब कोशिका के सबसे बाहर में क्या है?
कोशिका के सबसे बाहर में क्या है? कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है? कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है? अर्धपारगम है कि न है? कोशिका के बाहर में अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली है। अब कोशिका के भीतर सांद्रता अधिक, अब बाहर सांद्रता कम। शुरू होगा क्या शुरू होगा अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में? परासरण शुरू होगा ना। अब परासरण में जल के अणु अधिक से अधिक सांद्रता से, यानी कोशिका से बाहर निकलकर जल के अणु कोशिका के क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे ना। किस विलयन में डाले हैं? अल्पराशरी विलयन की सांद्रता क्या होती है? अब कोशिका द्रव की सांद्रता अधिक मतलब कोशिका द्रव अधिक गाढ़ा है, अब बाहर में अधिक गाढ़ा है तो जल कम है, अधिक गाढ़ा है तो जल कम है, कम है तो कम से अधिक से कम परासरण होगा। परासरण में क्या होगा? अधिक से अधिक से कम अधिक से कम तो विसरण होगा। अब क्या कहा? यहाँ अर्धपारगम झिल्ली तो क्या होगा? परासरण होगा। अब परासरण में जल के अणु कम सांद्रता से, तो ये विलयन से होकर कोशिका के जल के अणु विलयन से निकल करके कहां प्रवेश करने लगेंगे? और जब जल के अणु विलयन से निकलकर कोशिका में प्रवेश करेंगे, कोशिका क्या होगा? क्या हो जाएगा? यह भूल जाने का मतलब कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा। एक बार दोस्तों फिर से इसको समझिए। अल्प पराशरी विलयन वह विलयन है जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव से कम हो। क्लियर है? हमने एक बर्तन में क्या लिए और उसमें कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली होती है जो क्या होती है? अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति होगी तो परासरण संभव है कि नहीं है? परासरण संभव है। अब विलयन की सांद्रता कम, अब कोशिका के द्रव की सांद्रता, अब शुरू होगा क्या? परासरण में जल के अणु कम सांद्रता से यानी जल के अणु विलयन से निकलकर कोशिका में प्रवेश कर जाएगा। कोशिका क्या होगा? अर्थात कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा। तो अल्प पराशरी विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका क्या होगा? अथवा कोशिका की आयतन बढ़ जाएगी, फूल जाएगा कोशिका का आयतन। और अल्प पराशरी विलयन से जल के अणु का कोशिका में प्रवेश करना क्या कहलाता है? इंडोऑस्मोसिस कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? अंतःपरासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? समपराशरी विलयन में कोशिका को रख देते तो कुछ भी नहीं हुआ था। अल्प पराशरी में रख दिया तो कोशिका क्या हो गया? अल्प पराशरी में रख दिया कोशिका क्या हो गया? फूल गया ना। क्यों फूल गया? परासरण क्यों हुआ? कोशिका झिल्ली होने के कारण। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर 3 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक, अल्प पराशरी विलयन में कोशिका को रखने पर क्या हो जाएगा? किसी विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका फूल गया तो वह विलयन कैसा है? किस विलयन में कोशिका को रखने पर अंतःपरासरण होगा? एक विलयन में कोशिका को रखने पर अंतःपरासरण की घटना शुरू होने लगी, वह विलयन कैसा है? या किस विलयन में कोशिका को रखने पर वह अंतःपरासरण होगा? कोई दिक्कत? समझ गए? पर ये तो एक बार, तब हम तीसरा सॉल्यूशन पर आते हैं। समझ रहे हैं ना? आइए अब इस विलयन में डाल देते हैं। अगर आप समपराशरी समझ गए हैं, अल्पराशरी समझ गए हैं, तो इस विलयन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव की सांद्रता से क्या हो? उल्टा हो गया लगता है। नहीं, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव से अधिक, उसे क्या कहते हैं? अतिपराशरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव की सांद्रता और कोशिका द्रव की सांद्रता और विलयन की सांद्रता बराबर हो तो समपराशरी, कोशिका द्रव की अधिक हो तो अल्पपराशरी, और कोशिका द्रव की कम हो तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक अतिपराशरी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव की सांद्रता से क्या हो। चलिए अब इसमें डालेंगे कोशिका को, यह बर्तन, और इसमें डलेगा क्या? हाइपरटोनिक डलेगा दोस्तों, पानी नहीं डलेगा, हाइपरटोनिक डलेगा। अब इसमें हम डाल दिए क्या? ये सॉल्यूशन क्या है? तो बाहर में क्या है? सांद्रता अधिक, भीतर कोशिका झिल्ली होने के कारण क्या शुरू होगा? परासरण में जल के अणु किधर से किधर? कम से अधिक, यानी कोशिका के बाहर। कोशिका के बाहर जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, या उसका आयतन क्या होगा? घट जाएगा। उसका आयतन क्या होगा? घट जाएगा। या कोशिका क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, या उसका आयतन घट जाएगा। तो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अतिपराशरी विलयन में अगर कोशिका को डालेंगे तो कोशिका क्या होगा? अल्पपराशरी विलयन में कोशिका को डाले तो कोशिका फूल गया था। अतिपराशरी में कोशिका क्यों सिकुड़ जाएगा? इसका कारण आप समझे कि नहीं समझे? अतिपराशरी विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका के जल का बाहर आना क्या कहलाता है? बाह्य परासरण कहलाता है। एक्सोऑस्मोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सोऑस्मोसिस कहलाता है। और एक्सोऑस्मोसिस के कारण कोशिकाओं का सिकुड़ जाना, एक्सोऑस्मोसिस के कारण कोशिका का सिकुड़ जाना प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। जीव द्रव कुंचन कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी जीव द्रव कुंचन की घटना किस विलयन में होगी? बाह्य परासरण की घटना किस में होगी?
कोशिका किस बिलियन में रखने पर सिकुड़ेगा? या 1 बिलियन में कोशिका को रखने पर कोशिका सिकुड़ गया तो बिलियन कैसा है? कोई दिक्कत? 3 प्रकार के सॉल्यूशन में कोशिका को रख कर देखिए क्या क्या घटना घटा, समझ गए ना? समपराशरी बिलियन में रखने पर कोशिका के साथ कुछ भी नहीं होता है। अल्पराशरी बिलियन में कोशिका को रखने पर कोशिका फूल जाता है। कोशिका को अल्पराशरी बिलियन में रखने पर फूलना अंतःपराशन कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्यपराशन। अतिपराशरी बिलियन में रखने पर कोशिका क्या हो गया? कोशिका क्या हो गया? सिकुड़ गया। क्या हो गया? कोशिका का सिकुड़ना क्या कहलाता है? अब कोशिका का जल का बाहर निकलना। कोई दिक्कत? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब कुछ चीज और समझना है दोस्तों, कुछ चीज और समझना है। एक टर्म और समझना है आपका, अंत शोषण, इनहिबिशन। अंत शोषण क्या है? अंत शोषण किसी ठोस पदार्थ के द्वारा किसी द्रव को अवशोषित करके फूल जाना क्या कहलाता है? अंत शोषण। जब कोई ठोस पदार्थ जल को अवशोषित करके फूल जाती है, कोई और द्रव पदार्थ को अवशोषित करके फूल जाती है, तो वही क्या कहलाता है? अंत शोषण। चना को पानी में डाले हैं, वो क्या हो जाता है? क्या है वो? अंत शोषण। लकड़ी के दरवाजे का बरसात के समय फूल जाना क्या है? क्या है? अंत शोषण। तो अंत शोषण एक ऐसी घटना है जिसमें एक का ठोस रहना, एक का द्रव रहना जरूरी है। ठोस पदार्थ जब किसी द्रव को अवशोषित करके फूल जाते हैं तो वही घटना क्या कहलाता है? अंत शोषण कहलाता है। कोई दिक्कत अंत शोषण में? ठीक है। अब तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, यानी किसी पदार्थ का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर परिवहन में ऊर्जा खर्च हो रहा है तो क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे साइकिल से मुसल्लपुर हाट से गांधी मैदान जाना क्या है? ऊर्जा खर्च हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रांसपोर्टिंग होते हैं जिसमें पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं लेकिन कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है। तो ऐसा परिवहन जिसमें कोई ऊर्जा खर्च ना हो उसे क्या कहते हैं? विसरण और परासरण में पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो विसरण और परासरण कैसा ट्रांसपोर्ट है? तो जिस परिवहन में ऊर्जा खर्च उसे क्या कहते हैं? जिस परिवहन में कोई ऊर्जा खर्च ना हो तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और कोई दिक्कत है? अंत शोषण समझे, ठोस के द्वारा जल को अवशोषित करके फूल जाना क्या कहलाता है? अंत शोषण कहलाता है। जिस परिवहन में ऊर्जा खर्च होती है उसे क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जिस परिवहन में कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है। विसरण और परासरण किस प्रकार का ट्रांसपोर्टिंग है? विसरण और परासरण किस प्रकार का ट्रांसपोर्टिंग है? पैसिव ट्रांसपोर्टिंग है। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला समझना इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस केवल किन जीवों में होता है? किसमें होता है? एक कोश के जीव में। और किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? तो इंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो केवल एक कोश के जीवों में संपन्न होता है, अर्थात इंडोसाइटोसिस किसी भी बहुकोश के जीवों में संपन्न नहीं होता है। इंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया को अंजाम कोशिका का सबसे भारी भाग कोशिका झिल्ली देता है। इंडोसाइटोसिस किसके द्वारा संपन्न होता है? अब इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में होता तो एक कोशिकीय जीवों की कोशिका झिल्ली लचीलेपन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। एक कोशिकीय जीवों की कोशिका झिल्ली का लचकदार होने के कारण बाहरी वातावरण से भोजन को पकड़कर अंदर करने में सक्षम होती है और भोजन को पकड़कर किसके द्वारा? कोशिका झिल्ली द्वारा शरीर के भीतर लाना ही क्या कहलाता है? इंडोसाइटोसिस। यानी इंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिकीय जीवों की कोशिका झिल्ली इस योग्य हो जाते हैं कि वे बाहरी वातावरण से भोजन को अंदर कर सकते। क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? इंडोसाइटोसिस को एक बार पढ़िए तो। इंडोसाइटोसिस कोई दिक्कत नहीं। टाइम नहीं देखिए, बहुत टाइम है। ठीक है, हाँ टाइम तब तक नहीं देखिए जब तक ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, और जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाए तब तक सारा टाइम पढ़ने के लिए सुरक्षित रख दीजिए दोस्तों। ठीक है, हाँ। और एक बात कौन खोलकर सुन लीजिए, पढ़ने के अलावा कोई भी दूसरा काम कर रहे हैं इधर उधर कुछ भी, आपके हाथ से नौकरी चला जाएगा एकदम। ये बात सुन लीजिए। बहुत है कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ के नौकरी भी कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। नौकरी करना है तो फुल समय पढ़ने को दीजिए। बहुत इलाज करवाते रहता पटना में। ठीक है, आज कल आज मौसी का ऑपरेशन है, आज फूफा को पानी चढ़ेंगे और परोठा बना के धोते रहता है। ठीक है, तो इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना, एकदम नहीं पड़ना है। सबको कह दीजिए कि एकदम बगल में रूम है वहीं लेकर आइए। हाँ, जब तक दरोगा बनने जाइए तब तक घर दाबिए दोस्तों। और यकीन मानिए एकदम अगर आप घर पर पूरी तरह से जी जाने कर दिए और कहते हैं किसी को आपको बाहर करवा देगा दोस्तों। आइए दोस्तों, प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस। अब यह क्या है, हम जीव कुंचन के बारे में पढ़े हुए थे ना कि जब आप कोशिका को डाले थे किसमें? हाइपरटोनिक में। तो हाइपरटोनिक में कोशिका क्या हो गया था? सिकुड़ गया था। वही क्रिया क्या कहलाया? अब जीव द्रव कुंचन को डाल दीजिए किसमें? आइसोटोनिक में, सॉरी आइसो नहीं, हाइपो में डाल दीजिए। किसमें?
हाइपोटोनिक में, तो फिर जो कोशिका सिकुड़ा है वो हाइपोटोनिक में जल को अवशोषित करके क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो अति पराशरी विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका का सारा जल बाहर निकल जाता है, कोशिका सिकुड़ जाती है, जिस घटना को जीव द्रव कुंचन कहते हैं। जीव द्रव कुंचित कोशिका को यानी सिकुड़ी हुई कोशिका को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में दे देंगे तो इस सॉल्यूशन में कोशिका टॉनिक को अवशोषित करके पुनः फूल जाएगा और जीव द्रव कुंचित कोशिका का पुनः फूल जाना क्या कहलाता है, जीव द्रव विकुंचन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव द्रव विकुंचन कहलाता है। क्लियर हो गया, यानी कि जीव द्रव कुंचन किस सॉल्यूशन में होगा और जीव द्रव विकुंचन किसमें होगा, डीप्लाज्मोलाइसिस। क्लियर हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। सेल समाप्त हो गया दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा सेल डिवीजन पर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे सेल डिवीजन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बाय चांस कभी प्रश्न आ जाए। अगर सेल डिवीजन की प्रोसेस को देखें तो सेल डिवीजन का जो मेन प्रोसेस है वो एनसीईआरटी के बुक से 11th क्लास में, यानी सेल डिवीजन 11th क्लास का टॉपिक हो जाता है और वो भी काफी लंबा चैप्टर है 11th क्लास के एनसीईआरटी में। तो वहां से उतने प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों। इसलिए सेल डिवीजन को हम कुछ हद तक देखने वाले हैं इसी सेल के अंतर्गत। लेकिन सेल के बारे में अब पूरी तरह से खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत आप सेल डिवीजन के बारे में समझ लीजिए। सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। ध्यान दीजिए, पुराने कोशिका से सजीव के शरीर में स्थित पुराने कोशिका से नई कोशिका का बनना, ठीक है, पुराने कोशिका से नई कोशिका का बनना ही क्या कहलाता है, सेल डिवीजन कहलाता है। यानी कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के जरिए शरीर में पहले से मौजूद कोशिकाओं के द्वारा नए कोशिका का निर्माण होता है। यानी एक सजीव के शरीर में नए कोशिका का निर्माण किससे होगा, कोशिका विभाजन। जिस तरह कोशिका महत्वपूर्ण है एक सजीव के शरीर के निर्मित होने के लिए, ठीक उसी तरह कोशिका विभाजन के द्वारा ही क्या बनेगा, जब तक नई कोशिका नहीं बनेगा तब तक ग्रोथ नहीं होगा, तब तक ग्रोथ। तो सजीवों के निर्माण के लिए कोशिका अनिवार्य है और सजीवों में ग्रोथ के लिए कोशिका विभाजन अनिवार्य। कोशिका विभाजन के अभाव में ग्रोथ ही नहीं करेगा सजीव, ग्रोथ ही नहीं करेगा। क्यों, तो ग्रोथ हम तब करते हैं जब नई नई कोशिकाएं बनती हैं, तब जाकर ग्रोथ होता है। और अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो नई नई कोशिकाएं नहीं बनेंगे तो ग्रोथ होगा। तो कोशिका सजीव के निर्माण के लिए अति आवश्यक है, उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक सजीव में वृद्धि हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो, उसके लिए लगातार क्या होते रहना जरूरी है और पुरानी कोशिका से नया कोशिका बनना ही क्या है, कोशिका। कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा सेल थ्योरी के बारे में बताया गया था। सेल थ्योरी में सिर्फ यह बात का जिक्र किया गया था कि किसी भी प्रक्रिया के जरिए अगर नया कोशिका बन रहा है तो उसमें केंद्रक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। सेल थ्योरी में यह नहीं बताया गया था कि नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है, यह नहीं बताया गया था। सेल थ्योरी में यह बताया गया था कि जिस भी प्रक्रिया से अगर नया कोशिका बन रहा है उसमें न्यूक्लियस की भूमिका अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आगे चलकर रुडोल्फ विर्चो ने यह पता लगाया था कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। तो कोशिका विभाजन नए कोशिका के निर्माण के लिए अति आवश्यक है, अर्थात सजीवों में वृद्धि और विकास के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अति आवश्यक है। इनके बिना कोशिका विभाजन के बिना ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास संभव नहीं है। और यह कोशिका विभाजन तीन प्रकार के होते हैं। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के, ठीक है, कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ए माइटोसिस और दूसरा है माइटोसिस और तीसरा है मियोसिस। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, माइटोसिस और ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला है ए माइटोसिस। इस प्रकार का विभाजन मुख्य रूप से किसमें होता है, एक कोशिकीय जीवों में। ए माइटोसिस सेल डिवीजन मुख्य रूप से किसमें होता है, एक कोशिकीय जीवों में। ए माइटोसिस सेल डिवीजन मुख्य रूप से किसमें होता है, एक कोशिकीय जीवों में। यूनिसेल और जगह होता है लेकिन मुख्य रूप से एक कोशिकीय, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इन सब में होता है। अब कोई बैक्टीरिया प्रोटोजोआ तो विकास नहीं करना है, वो तो एक कोशिका वाला है, वो विकास करके कहां जाएगा। तो उनमें इसी कोशिका विभाजन के जरिए प्रजनन होता है, अर्थात वे अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और इस प्रकार का कोशिका विभाजन बहुत आसान है, बहुत आसान है दोस्तों। मान लीजिए कि ये कोशिका है और ये क्या है, केंद्रक है। तो पहले जो है इस प्रकार के कोशिका विभाजन में केंद्रक टूट करके कितने भाग में बढ़ जाते हैं। अब फिर जो है दोस्तों ये जो कोशिका है टूट कर कितने भाग में बढ़ जाते हैं, और इस तरह से एक कोशिका से 2 कोशिका, यानी इसमें एक बार केंद्रक का विभाजन 2 भागों में हुआ, फिर कोशिका टूट कर कितने भागों में बढ़ गया। यानी इस कोशिका विभाजन में कोशिका झिल्ली जो था वो पहले वाला ही रह गया, जीव द्रव जो है वो पहले वाला ही रह गया। तो कोई दिक्कत है इसमें। कुछ रोगग्रस्त कोशिकाओं में भी कोशिका विभाजन किस प्रक्रिया से होता है, एमाइटोसिस। जैसे कैंसर की कोशिका है उसमें इसी विधि से होने लगता है कोशिका विभाजन। इस कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह बहुत ही आसान तरीके से, बहुत तेजी के साथ संपन्न होता है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत तेजी के साथ संपन्न होता है। देख रहे कुछ भी है, केंद्रक 2 भागों में बटा, कोशिका 1 से 2 बन गया। और आप ये मत कहिए पुरान के है, टूट गया है, ये बिल्कुल नया है दोस्तों, ये बिल्कुल क्या है, नया है। यानी कि ये जो इससे टूटकर अलग हुआ, अब इसका अस्तित्व समाप्त है, अब ये पूरी तरह से क्या है दोस्तों, नया है। तो एमाइटोसिस समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए दूसरा कोशिका विभाजन को समझते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन का खोज वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था, किसने, और यह कोशिका विभाजन प्लांट तथा एनिमल के कायिक कोशिका में, सोमैटिक सेल में होता है। किसमें होता है, सोमैटिक सेल में होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन प्लांट में भी होता है और
लेकिन प्लांट और एनिमल के केवल किस कोशिका में? कायिक कोशिका में होता है। अब कहिएगा ये कायिक कोशिका सोमैटिक कोशिका क्या है? तो शरीर में जनन कोशिकाओं को हटा दीजिए। जनन कोशिका के अलावा जो भी कोशिका है सब क्या है? कायिक कोशिका। ठीक है, एक जंतु के शरीर से जनन कोशिका मुख्यतः स्पर्म और ओवा आते हैं। पौधे में पोलन ग्रेन भी एक प्रकार का क्या है? जनन कोशिकाएं हैं। तो आप एक जंतु में से जनन कोशिका को हटा दीजिए, अर्थात स्पर्म सेल, ओवा सेल और पौधे के पोलन ग्रेन सेल को हटा दीजिए। बाकी सारे सेलों में किस प्रकार का कोशिका विभाजन? कायिक कोशिका। जैसे हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, गला की कोशिका, आंख की कोशिका, ये सब कोशिका कौन कोशिका है? पौधे में जड़ की कोशिका, तनाव की कोशिका, पत्ती की कोशिका क्या है? जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त जो भी कोशिका उसे क्या कहते हैं? तो माइटोसिस सेल डिवीजन किसमें किसमें होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन किन कोशिका में होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन जनन कोशिकाओं में। माइटोसिस सेल डिवीजन के दो भाग है। कितने भाग? माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन कितने पार्ट में संपन्न होता है? दो भाग में। पहला भाग है कैरियोकिनेसिस और दूसरा भाग है साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस और माइटोसिस सेल डिवीजन कितने भाग में होता है? कैरियोकिनेसिस और कैरियोकिनेसिस का मतलब हुआ सेल के न्यूक्लियस का विभाजन। किसका विभाजन? न्यूक्लियस का विभाजन। और साइटोकिनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का विभाजन। साइटोकिनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का विभाजन। पहले कौन होता है? कैरियोकिनेसिस। और उसके बाद क्या होता है? तो माइटोसिस सेल डिवीजन कितने पार्ट में? पहले कौन, उसके बाद कैरियोकिनेसिस का मतलब क्या? न्यूक्लियस का दो भागों में बंटना। साइटोकिनेसिस का मतलब क्या? अब कैरियोकिनेसिस 4 स्टेप में जाकर संपन्न होता है। कितने? 4। कैरियोकाइनेसिस का मतलब किसका विभाजन है? ये पहले होता बाद में। अब देखिए ये आपको 4 फेज में संपन्न होता है। पहला है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। यानी कि कैरियोकाइनेसिस में जो न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ता है, तो कितने स्टेप में? ये दो भागों में। पहले प्रोफेज हुआ, हल्का सा न्यूक्लियस बटा, मेटाफेज हुआ और हल्का, एनाफेज हुआ और हल्का, टेलोफेज समाप्त होते ही एक के न्यूक्लियस से क्या बन गया? दोनों। जैसे ही टेलोफेज संपन्न होने के बाद कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया, उसके बाद क्या होता है दोस्तों? साइटोकाइनेसिस होता है। क्या होता है? साइटोकाइनेसिस प्लांट में अलग तरीके से होता है और एनिमल में अलग तरीके से होता है। साइटोकाइनेसिस प्लांट में अलग तरीके से, एनिमल में। जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, और अगर साइटोकाइनेसिस हो गया तो केंद्र कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अब जो है ये क्या होता है जानते हैं? ये क्या होता है कि अब जो है इस तरह से बनता है, अब फिर ये टूट करके एक कोशिका से कितना बन जाता है? 2 कोशिका। तो एनिमल में इस तरह से सेल दो भागों में बढ़ता है। लेकिन प्लांट की बात करिए तो कैरियोकाइनेसिस हो गया तो 2 कोशिका बन गया। लेकिन इसमें पहले बीच में क्या बनता है? सेल प्लेट। सेल प्लेट बनते ही एक कोशिका से कितना होता है? तो साइटोकाइनेसिस प्लांट में अलग तरीके से, एनिमल में, प्लांट सेल में कैरियर साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट बनने के बाद होता है, जबकि इसमें कोई सेल प्लेट नहीं बनता। डायरेक्ट बीच से ये मुड़ता है और एक कोशिका से 2 कोशिका से। इस तरह माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद एक कोशिका से कितने कोशिका? सेल प्लेट का निर्माण केवल किसमें होता है? एनिमल में सेल प्लेट का निर्माण। एक बार पुनः समझ लीजिए माइटोसिस सेल डिवीजन कितने स्टेप में? पहले कौन, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का विभाजन। साइटोकाइनेसिस का मतलब कोई दिक्कत नहीं। कैरियोकाइनेसिस कितने स्टेप में? प्रो, मेटा, एना, टेलोफेज के बाद कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट और एक न्यूक्लियस कितना? अब साइटोकाइनेसिस एनिमल में अलग, प्लांट में, एनिमल में बीचों बीच क्या बनता है? जबकि सेल प्लेट नहीं बनता है। और माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाने के बाद एक कोशिका से 2 कोशिका। दोनों में गुणसूत्र क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? यानी पैटर्नल, यानी पेरेंट सेल के ही इक्वल होता है। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन, मान लीजिए कि माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ है और इससे 2 कोशिका बना है, तो माइटोसिस में ये पेरेंट सेल में है, इसमें 23 जोड़ा होगा, तो इसमें भी कितना होगा? 23 जोड़ा होगा और इसमें भी 23 जोड़ा होगा। क्लियर हो गया? आइए मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, केवल जनन कोशिका में। जैसे स्पर्म सेल का निर्माण, ठीक है, ओवा सेल का निर्माण, पौधे में पोलन ग्रेन सेल का निर्माण, ठीक है, पोलन ग्रेन का निर्माण, ये सब किस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है? मियोसिस। ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा जनन कोशिकाएं निर्मित होते हैं। ये स्पर्म सेल, ओवा सेल, पोलन ग्रेन सेल, ये सब जनन कोशिकाएं हैं। इसके द्वारा जनन होते हैं, इसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है दोस्तों। अब मियोसिस सेल डिवीजन जनन कोशिका में होता है और यह सबसे कॉम्प्लेक्स सेल डिवीजन है। 3 प्रकार के कोशिका विभाजन में ए माइटोसिस सबसे सिंपल और मियोसिस सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स। मियोसिस सबसे ज्यादा। मियोसिस सेल डिवीजन भी दोस्तों, ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन भी 2 भागों में बटा होता है। एक रिड्यूसिंग, दूसरा क्या होता है? रिड्यूसिंग, और दूसरा होता है होमोटाइपिक। मियोसिस सेल डिवीजन कितने पार्ट में संपन्न होता है? पहला पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट रिड्यूसिंग को मियोसिस फर्स्ट भी कहा जाता है, होमोटाइपिक को मियोसिस सेकंड भी कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? रिड्यूसिंग को क्या कहा जाता है? मियोसिस फर्स्ट, होमोटाइपिक को मियोसिस, रिड्यूसिंग को मियोसिस 1, होमोटाइपिक को मियोसिस। तो मियोसिस सेल डिवीजन किन कोशिकाओं में? जनन कोशिका में। जनन कोशिका का अतिरिक्त किसी और कोशिका में मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन में कितने पार्ट में? फर्स्ट को रिड्यूसिंग, सेकंड को
अब ये दोस्तों सबसे पहले होगा मियोसिस फर्स्ट। सबसे पहले क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट का दूसरा नाम क्या है? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग सेल डिवीजन कैसे होता है? तो इसमें भी पहले होता क्या? प्रोफेज, क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट है तो फर्स्ट। प्रो के बाद मेटा, एना, लास्ट में, यानी सेम टू सेम जैसे माइटोसिस के कैरियोकिनेसिस में पार्ट बाय पार्ट हुआ था, उसी तरह इसमें होता है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनोफेज 1 और टेलोफेज 1 इसी लगा देते हैं क्योंकि ये मियोसिस 1 है। क्लियर है? अब इसमें प्रोफेज 1 जो है ना, ये काफी लंबा होता है और ये भी कई चरणों में संपन्न होता है। मियोसिस सेल डिवीजन का, रिड्यूसिंग सेल डिवीजन या मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन का प्रोफेज 1 अवस्था जो है ये कई चरणों में गुजरता है। पहला है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन। जाइगोटीन के बाद पैकाइटीन। अब पैकाइटीन के बाद सही करिएगा, डिप्लो है, डिप्लो लिखा हुआ है, डिप्लोटीन लिखिए। और डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस। डिप्लोटीन के बाद ये पार्ट केवल किसका है? ये सब पार्ट का कोई पार्ट नहीं है, केवल ये सारे पार्ट किसका है? यानी रिड्यूसिंग सेल डिवीजन का प्रोफेज 1 व्यवस्था काफी लंबी होती है। काफी तो थोड़ा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन का डिप्लो कर लिए, बी को डी बना लीजिए, कर लिए। और डिप्लो के बाद डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस समाप्त होने के बाद शुरू होगा क्या? और उसके बाद टेलो। और उसके बाद शुरू होगा क्या? होमोटाइपिक। होमोटाइपिक सेम टू सेम उसी तरह जैसा माइटोसिस का कैरियोकिनेसिस हुआ था, जैसा माइटोसिस का कैरियोकिनेसिस हुआ था। और मियोसिस कंप्लीट हो जाने के बाद, मियोसिस कंप्लीट हो जाने के बाद 1 कंप्लीट हो गया। 1 के बाद क्या कंप्लीट होगा? मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड का दूसरा नाम क्या है? होमोटाइपिक। होमोटाइपिक में सिर्फ वही प्रोफेज, चूंकि ये सेकंड का है तो प्रो। प्रो के बाद मेटाफेज, मेटा के बाद एनोफेज, एनो के बाद टेलोफेज, एनो के बाद इसमें कोई अवस्था नहीं है। इस तरह मियोसिस 1, मियोसिस 2 के बाद एक कोशिका से कुल कितने कोशिका? 4 कोशिका। चारों में गुणसूत्र क्या होता है? आधा होता है। अर्थात इसमें 23 जोड़ा है तो इसमें कितना होगा? सिर्फ 23, सिर्फ 23, सिर्फ 23, सिर्फ 23। यानी कि मियोसिस सेल डिवीजन में एक कोशिका से कितने बनते हैं? 4। अब माइटोसिस में 1 से 2, ए माइटोसिस में भी 1 से, कभी कभी ए माइटोसिस में 1 से 1000 भी बन जाते हैं, लेकिन मियोसिस में हमेशा 1 से 4, माइटोसिस में हमेशा 1 से। लेकिन माइटोसिस में जो कोशिका बना था उसमें गुणसूत्र एकदम बराबर था, मियोसिस में गुणसूत्र क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। जैसे पेरेंट सेल में 23 जोड़ा था तो 4 जो डॉटर सेल बना है उसमें आधा आधा होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? सेल हो गया समाप्त। क्या समाप्ति की घोषणा कर दे? क्वेश्चन एक दिन बनाने का मौका तो दिया जाएगा जी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आइए मिलिए नेक्स्ट क्लास में। चलिए दोस्तों ऑनलाइन वाले मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन पर।